डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहली बात बेटे, हमने इंट्रोडक्टरी देखा था कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब ये ब्रांच ऑफ साइंस कैसी है, इसमें हम क्या देखते हैं? वी विल स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, structure, properties and chemical reactions या reactions of matter। इसमें हमने मैटर की कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। अब बेटे केमिस्ट्री जो है, इट हैज़ वाइड यूज़फुल एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें वो ड्यू टू केमिस्ट्री हैं। केमिकल्स हैं, मैटर्स हैं, हमारी अद्वियात मैटर, हमारी खाने वाली चीज़ें, ग़िज़ा वो भी मैटर, केमिकल्स पे बेस्ड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इवन हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं। अब इन सब को यूज़फुल वे में इस्तेमाल करने के लिए हमारी केमिस्ट्री जो है वही रोल प्ले कर रही है। अब जहाँ पर इतनी एडवांसमेंट हुई, वहीं पर इस केमिस्ट्री की बदौलत ही केमिकल जो कारखाने लग रहे हैं, उनकी वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस भी आ रही। बहरहाल हमारे वहीं पर केमिस्ट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए। मतलब जहाँ पे केमिस्ट्री ही उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, तो केमिस्ट ही उसको ठीक करने के लिए भी कार फरमाएं। अब बेटे नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहली ब्रांच जो है दैट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जो थी वो ब्रांच थी साइंस की। अब जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहला फ़िक्रा बेटे क्या आएगा हमारा? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं? हमने देखनी है उसकी कंपोजिशन, डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंजेस इन देम। हमने इसमें बेटे दो बातें देखनी है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर along with changes in them। केमिकल कंपोजिशन तब्दील होने से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किसी मैटर की तब्दील हो जाती हैं, ये हमें पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास H2O है, तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और हैं। हम देखें कि हमारे पास HCl है, अब ये बिल्कुल वही है जो पहला मॉलिक्यूल हमने देखा? नहीं, इसकी केमिकल कंपोजिशन और है, इसकी केमिकल कंपोजिशन और है, तो फिर इनकी खुसूसियात भी एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इस ब्रांच के अंदर हमने जहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़नी है, वहीं पर हमने फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसी में स्टडी करना। इस रिलेशनशिप की स्टडी जो है, इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इसी में देखा जाएगा कि एटम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, एटम आयन में कैसे तब्दील हो जाता है, पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, नेगेटिव आयन कैसे बनता है, आपस में मिलकर एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं या मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं।
इसकी फॉर्मेशन भी हमने इसी ब्रांच में देखना है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारी बेटे, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट डेफिनेशन जो है केमिस्ट्री से ही ली गई, लेकिन हमने उसको स्पेसिफिक कर देना है चंद कंपाउंड्स के बारे। चंद क्या कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स के बारे हमने उसको स्पेसिफाई कर देना है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, properties and reactions of hydrocarbons। अब यहाँ पे हमने मैटर का वर्ड इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर देंगे हाइड्रोकार्बन्स या हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब what are organic compounds or hydrocarbons? These are the compounds of carbon and hydrogen। ये किनके कंपाउंड्स हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के, जैसे CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, इसी तरह इनकी सीरीज़। अब इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट मौजूद? एक बात। दूसरी बात, दीज आर कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब चूंकि ये इतनी वसी मिकदार में पाए जाते हैं तो इसलिए इसको एक अलहदा से केमिस्ट्री की ब्रांच के स्टडी किया जाता है। इनकी केमिकल कंपोजिशन भी देखी जाती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी जाती हैं, इनके रिएक्शंस भी देखे जाते हैं। तो ये किस हेडिंग में आएगा बेटे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसी की कंप्लीमेंट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसकी डेफिनेशन भी हम काफ़ी हद तक केमिस्ट्री से ही लेंगे। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ all the elements and compounds किसके सिवा बेटे? except those of hydrocarbons and their derivatives। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका मुतालिया जो है वो क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे मैं स्किप कर गया हाइड्रोकार्बन एंड देयर, इसमें भी क्या आएगा? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स बेटे हमने किनको कहा था? जो इनसे अखज़ किए गए कंपाउंड हैं। मसलन हमने इसको रिएक्ट करवाया तो इससे हमने हासिल कर लिया CH3Cl ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ये इससे अखज़ किया गया कंपाउंड है। जो इनसे अखज़ किए जाएंगे कंपाउंड, उनमें नाइट्रोजन भी हो सकती है, सल्फ़र भी हो सकती है, हेलोजन्स भी हो सकते हैं, तो वो इनमें साथ मौजूद हो सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके अलावा बाकी जितने कंपाउंड्स बचते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टडी जो है दैट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल हम मुतालिया करें NaCl का, सोडियम क्लोराइड, हम स्टडी करें H2SO4, हम स्टडी करें कार्बन डाइऑक्साइड, हम स्टडी करें कार्बन मोनोऑक्साइड, हम स्टडी करें अमोनिया की। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, हम इनके मतलब
जब पढ़ेंगे तो ये हमारी कहलाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है ब्रांच बेटे बायोलॉजी की हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है दो ब्रांचेस का। वो किस तरह से, एक हमने आई बायो साइड से, बायोलॉजी की तरफ से, और एक है हमारी केमिस्ट्री। अब ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे किन की, मैटर की ही, लेकिन किन में पाया जाए, जिंदा जानदारों में। तो हम कह देंगे द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड reactions of substances or matter found in living organisms। जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का मुतालिया करना, दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जैसे जिंदा जानदारों के अंदर ग्लूकोज का बनना C6H12O6, इसका मुतालिया करना, वो किस में आएगा, बायोकेमिस्ट्री में। द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जिंदा जानदारों के अंदर होने वाले रिएक्शंस का मुतालिया करना। आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो पौधों में, तो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो। आप जानवरों के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो। आप जिंदा जानदारों में एंजाइम्स के मुतल्लक पढ़ते हो, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो। आप विटामिन्स के मुतल्लक पढ़ रहे हो, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो इसका स्कोप भी जिंदा जानदारों के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी वास्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच बेटे हमारी, दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इसमें क्या है, आसान सी डेफिनेशन है। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चर ऑफ chemicals on commercial scale। अब इसमें क्या किया जाता है, हमने वो तमाम प्रोसेसेस, हमने वो तमाम तरीक़ेकार, हमने वो तमाम एहतियातें, हमने तमाम वो ज़रूरियात जो हमारी किसी केमिकल को इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी, वो जो मुतालिया करना है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे बेटे हम तैयार करते हैं ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस जो है तैयार की जाती है हॉस्पिटल्स में सप्लाई के लिए, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं। लिक्विड अमोनिया NH3 ये तैयार किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, और इससे फिर फर्दर नई इंडस्ट्रीज चलती हैं, यूरिया खादें बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए, और बहुत सारी कारआमद चीज़ें बनाने के लिए। तो अब ये जो रिएक्शंस, ये जो प्रोसेसेस हम स्टडी करेंगे किसी शय को। अब मैंने बताया था कि इंडस्ट्री में एक चीज़ को बेटे तैयार करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हो सकते हैं। कुछ आपको सस्ते पड़ सकते हैं, कुछ आपको ज़रा ख़तरनाक होंगे लेकिन फिर भी सस्ते पड़ेंगे। एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं उनमें, उनसे बचने के लिए क्या तरीक़ेकार, क्या एहतियाती तदाबीर हमने इख्तियार करनी है। कुछ तरीक़ेकार सस्ते भी होंगे और उनसे बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स भी हमें हासिल हो जाएंगे। तो इंडस्ट्री में हमेशा वो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है जो कम लागत हो,
उनके जो वेस्ट मटेरियल हैं वो कम से कम बने और उससे यूज़फुल प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटे हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें देयर विल बी स्टडी अबाउट चेंजेस इन द न्यूक्लियस, कि इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस में होने वाली तब्दीलियां। अब वो जो तब्दीलियां होती हैं बेटे, दैट काजेज रेडियो एक्टिविटी, उससे क्या होता है, रेडिएशंस खारिज होती हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ी जाती है इनमें। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the radioactivity, nuclear processes and properties। इसमें हमने क्या पढ़ना है बेटे, स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। अब ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसमें हमारा देखना कि अल्फा पार्टिकल्स पैदा होते हैं, बीटा पार्टिकल्स पैदा होते हैं, गैमा पार्टिकल्स पैदा होते हैं। अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है, गैमा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है या नहीं होता, ये भी हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब इस बुनियाद पर इनको हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और मैंने शायद आपको पहले बताया था कि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसी की बदौलत, इसी से पैदा होने वाली ये जो रेडिएशंस हैं इनको हम मुख्तलिफ अपने मेडिकल मकासद में इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है, कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, कैंसर की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत सारे और डिजीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस के लिए। कार्बन डेटिंग, जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले जानदार मौजूद थे और मर गए, और आज हम उनको डिस्कवर करके उनकी एजेस बता रहे हैं कि ये इतनी उम्र का होकर मरा होगा या इनकी एवरेज लाइफ स्पैन ये होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। एक दरख्त खड़ा है, आपकी पैदाइश से पहले का खड़ा है, आपको उसकी उम्र का नहीं पता, आप उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट बेटे ब्रांच हमारी दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इसमें भी मेरा ख्याल है कि हमारे लिए मुश्किल रह नहीं गई कोई भी, दोनों बातें अंदर ही मौजूद है उसके, कि इसमें हमने एनवायरनमेंट के मुतल्लक पढ़ना केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ कॉल्ड आवर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरनमेंट। दो चीज़ें हैं बेटे इसमें हमने स्टडी करनी है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। किन के पैदा किए हुए हैं इफेक्ट्स बेटे, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसानी सरगर्मियों के उस एनवायरनमेंट पर असरात क्या होते हैं, ये मुतालिया करना, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट। हमें इल्म होगा एनवायरनमेंट के बारे। मिसाल के तौर पे बेटे इसी ब्रांच ने हमें बताया कि जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं हमारी ड्राई एनवायरनमेंट के, दैट इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन।
और ये एक ख़ास तनासब में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.8% ऑर्गन, अगर ये इससे ज़्यादा या कम हो जाते हैं कंपोनेंट्स तो फिर वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लिए फिजिबल नहीं रहती। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारी एनवायरनमेंट जो है वो आलूदा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है? बाय द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच बेटे, दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये वर्ड बेटे एनालाइज करना, मतलब क्या था? मुशाहिदा करना। अब मुशाहिदा करना क्या होता है? किसी चीज़ के मतलब जांचना, जांच पड़ताल करना, सोच विचार करना। अब उसके लिए क्या किया जाएगा? देयर विल बी अ सैंपल टेकन, अ सैंपल इज ड्रॉन, एक नमूना लिया जाएगा। अब इस सैंपल से क्या देखा जाएगा? उसकी कंपोजिशन देखी जाएगी। डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। हम क्या करेंगे? सैंपल जो है इसको अलहदा करना, सेपरेशन ऑफ अ सैंपल एंड to identify its components। उसकी कंपोजिशन जानना, उसके कंपोनेंट्स देखना कि उसमें क्या क्या मौजूद है। दैट विल बी कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। और हमने इसको कहा था कि ये दो तरह से हम मुशाहिदात कर सकते हैं। हमारे मुशाहिदात हो सकते हैं क्वालिटेटिव, हमारे मुशाहिदात हो सकते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव सिर्फ ये देखना कि इसमें क्या क्या मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रेसिपिटेट है, स्पूफ है, हम कह देते हैं जी कि इसमें NaCl मौजूद है और साथ इसमें पाउडर्ड शुगर जो है वो मौजूद है। अब ये सिर्फ हमने नाम बताए, बस हमने ये देखा है कि इसमें क्या क्या मौजूद है। अगर हम कहें कि इसमें 100 ग्राम NaCl मौजूद है और इसमें 50 ग्राम शुगर मौजूद है, अब हम क्या बता रहे हैं? उनकी एग्जैक्ट मिकदारें, क्वांटिटी। तो अब ये वाली ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन को क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन।